दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसी भी देश को गढ़ने के लिए 70-75 बरस कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इतने बरस कोई कम भी नहीं होते हैं। और भारत को जब आजादी मिली 1947, कौन से सपने थे, कौन सी उम्मीद थी, कौन सा आस था। गुलामी की बेड़ियां खत्म हो चली थी। इस देश को लेकर जो सपना जिसने भी संजोया और आजादी के संघर्ष में शामिल हुआ, वह मानकर चल रहा था कि अब उसकी उम्मीदें, उसके आस कुलाचे भर रहे हैं। जो सपना उसने भारत को लेकर देखा है, अब उसे जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है। वो सपने क्या थे? वो सपने उद्योगों में बसते थे। वह सपने इस देश के खेत खलियानों में बसते थे। वो सपने इस देश के शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए थे, इस देश के हेल्थ से जुड़े हुए थे। इस देश के भीतर में 2 जून की रोटी और रोजगार और शायद अपने अनुसार इस देश की तकदीर लिखने से भी जुड़े हुए थे। राजनीतिक विचारधाराएं आपस में टकरा जरूर रही थी, चाहे वो 1947 का वक्त हो, 1950 में संविधान बनने के बाद पहला चुनाव जो 1951-52 में हुआ, उस दौर का वक्त हो। इस देश ने बहुत झंझावत देखे हैं, लेकिन इस देश ने खुद को गढ़ने का जो प्रयास किया और जिस तरीके से इस देश को गढ़ा गया, क्या मौजूदा वक्त में आते आते वो सारे सपने, वो सारे उम्मीद, वो सारी परिस्थितियों को नए सिरे से परिभाषित करने का वक्त क्या वाकई आ गया है, या फिर उन सपनों को जमीन में दफन करके एक नए सिरे से भारत को बिल्कुल नई दृष्टि के साथ गढ़ने की उम्मीद जगाने की कोशिश की जा रही है? यह स्थिति है क्या? आज दरअसल ये इसलिए कहीं ज्यादा गंभीर मसला है क्योंकि इस देश के भीतर में धीरे धीरे सही जो भी चीजें सीढ़ी दर सीढ़ी बनी, वह सारी सीढ़ियां धीरे धीरे ध्वस्त की गई। एक एक करके जो साख इस देश ने हर संस्थान के जरिए, हर संविधान के मार्फत इस देश के भीतर में जो भी संस्थान काम करते हैं, उनकी उपयोगिता और उनके सरोकार इस देश के नागरिकों से जिस तरीके से जोड़े गए, संविधान की व्याख्या अपने तौर पर राजनीतिक सत्ता ने की और मुश्किल आने पर इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने भी की। याद कीजिए, उस वक्त आईसीएस हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम माना जाता था। ये उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कन्वर्ट किया था, वो नेहरू का दौर था। आईएएस होते होते उसके जरिए परीक्षा देना और छात्रों की तैयारी होना, लेकिन मौजूदा वक्त आते आते वो इतना डाइल्यूट हो गया कि अब परीक्षा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आईएएस रैंक पे सरकार ही अपनी विचारधारा या अपने अनुकूल लोगों की क्या भर्ती और नियुक्तियां सीधे करने लगी है। यकीनन यह सवाल उठ सकता है, बीते दिनों में ऐसे प्रोफेशनल्स के नाम पर जिनकी भर्तियां हुई हैं, उनकी तादाद कोई कम नहीं है। वो अंडर सेक्रेटरी के लेवल पर हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर हो, जिस भी लेवल पर हो, तो क्या एक नौकरशाही का जो चेहरा था भारत में, वह धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता ने उसको अपना ग्रास बना लिया। इस परिस्थिति से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो क्या भारत की जो पूरी एजुकेशन पॉलिसी थी, जो शिक्षा की व्यवस्था थी, वह एक वक्त लड़ाई अंग्रेजी को लेकर जरूर होती थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति क्या इतनी विकट हो जाएगी कि भारत अपने ही बच्चों को हायर एजुकेशन दे पाने की स्थिति में नहीं आ पाएगा और भारतीय बच्चे जिनके पास जरा सी भी पूंजी होगी, उनके लिए रास्ते दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज में जाने के खोल दिए जाएंगे और वो वापस लौट कर नहीं आएंगे और उनकी तादाद दुनिया में किसी भी देश में बाहर जाके एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चों की संख्या से ज्यादा होगी जो है। क्या इस देश के भीतर में किसी ने सोचा था कि हमारा अपना हेल्थ सेक्टर वह उस मुनाफे के हिस्सेदारी में खप जाएगा जहां पर प्राइवेट तरीके से जो भी अस्पताल इस देश में खोलेगा, उसका मुनाफा उस जिले में जो भी सरकारी अस्पताल होंगे उसके लिए जो बजट होगा उससे ज्यादा एक अस्पताल की आय हो जाएगी। और इस देश के भीतर में जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, उनका जो प्रॉफिट है इस देश के सालाना हेल्थ सेक्टर के बजट से ज्यादा होगा। किसने सोचा था? लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी। यह उम्मीद इस बात को लेकर थी कि भारत का जो संविधान बनाया गया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान को लिखा और देश भर के अलग अलग प्रतिनिधि नुमाइंदे करते हुए उसमें जुड़े, लंबी बहस हुई, बरसों बरस की बहस हुई और उसके बाद जो उसको मूर्त रूप दिया गया, उसकी आत्मा तो कम से कम नहीं मरेगी। संशोधन होंगे, संशोधन
जरूरत होती है, वक्त के साथ उसमें बदलाव होता है, लेकिन एक किसी भी देश के संविधान की एक अपनी आत्मा होती है और उस आत्मा को जीवित रखने का काम सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्या से करता है। और यह सफर जब धीरे धीरे चलेगा तो इस पर निगरानी रखने के लिए एक चौथा हिस्सा और चौथा पाया भी होगा, जिसे हम मीडिया कहते हैं। लेकिन क्या ऐसी स्थिति देश में कभी भी आई? इस देश के भीतर में जिस वक्त आंदोलन चल रहा हो, उस वक्त इस देश का कोई भी संस्थान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी संवैधानिक संस्थान उस आंदोलन से हटकर खड़ा नजर आने लगे और उसकी व्याख्या करने वाला मीडिया भी जिस निगरानी के साथ उसकी मौजूदगी होनी चाहिए, वह सिर्फ और सिर्फ सत्ता के सुर में सुर मिलाते हुए इस बात की व्याख्या करने लगे कि हां, सब कुछ सही हो रहा है। यह एक सफर है भारत का आजादी के बाद से। राजनीतिक दलों ने अपनी सत्ता को समेटने के लिए अलग अलग तरीके से इस देश के संविधान की आत्मा को घायल किया है। इससे कतई इनकार नहीं है, संस्थानों को अपने अनुकूल बनाया जाए, कतई इनकार नहीं है। लेकिन आज जिस बात की चर्चा की जरूरत है वह उस संविधान की आत्मा को खत्म करके अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी व्याख्या करे जिस व्याख्या के बाद उसी राजनीतिक सत्ता को दोबारा सामने आना पड़े और कहे कि हम बातचीत करेंगे, तो इसका मतलब है इस देश के भीतर में क्या सुप्रीम कोर्ट की साख भी खत्म हो गई है। आज यह सवाल इसलिए क्योंकि कल फिर किसान और इस देश के कृषि मंत्री बैठेंगे। ध्यान दीजिए तो बीते दिनों लगातार एक के बाद एक दौर के बाद दूसरा दौर, दूसरे दौर के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दौर दर दौर बातचीत होती रही। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों जो लगता था या जो दिखाई देता था कि सरकार शायद किसानों से फरेब कर रही है या फिर किसान शायद सरकार को समझा नहीं पा रहे हैं या वह फिर हट पे अड़े हैं, उन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता तो निकालेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और निर्णय और उसके बाद जो उन्होंने कदम उठाने के लिए कहे, उसके बाद कल जब दोबारा वही परिस्थिति लौटकर उसी विज्ञान भवन में वहीं पर कृषि मंत्री की मौजूदगी, वहीं पे उनके साथ 2 और मंत्रियों की मौजूदगी, वहीं पे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस की मौजूदगी, नौकरशाहों की एक पूरी टीम की मौजूदगी, इनकी निगरानी के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती और जो 5 सितारा जीवन जीने के लिए विज्ञान भवन मशहूर है, उसको जिलाते हुए वहां पर किसान अपने भोजन पानी के साथ, लंगर के खाने के साथ आकर अगर बैठेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो गायब हो गया। तो क्या इस दौर में एक बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में मौजूदा राजनीतिक सत्ता है? सीधे कहें तो मोदी सत्ता है, क्योंकि हर बड़ी लकीर उसने जो खींची है वह छोटी लकीर को खारिज करती चली गई। उपयोगिता खत्म होती चली गई। नौकरशाही की उपयोगिता खत्म हुई जब नौकरशाही की नियुक्तियां राजनीतिक तौर पर होने लगी। इस देश का एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और इन सब से इतर जब आना शुरू कीजिएगा तो जो करप्शन होता है उससे भी मोटी लकीर ये कहकर इस देश के भीतर में खींची गई। अगर याद कीजिएगा और 6 बरस पहले या 7 बरस पहले लौटिएगा तो इस देश में एक आंदोलन तो यह भी था कि जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उन पर निगरानी करने के लिए लोकपाल की नियुक्तियां होनी चाहिए। लेकिन लोकपाल कहां पर है? सच यह है कि 9 राज्यों में लोकायुक्त कानून भी नहीं बना है। 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर लोकायुक्त की वेबसाइट तक नहीं है, ऑनलाइन शिकायत कोई नहीं कर सकता है। लोकायुक्त का पद खाली हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, गोवा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, असम में, पुडुचेरी में। हम इन बातों का जिक्र आज इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा 2 ही बातों पर बसती है। एक, उसने संस्थानों को चेक एंड बैलेंस के जरिए खड़ा किया था, जहां पे चीजें चेक एंड बैलेंस हो, कोई भी मनमानी ना करे। और दूसरी परिस्थिति थी कि इस संविधान की आत्मा यहां के नागरिकों के हक के लिए बसती है। लेकिन क्या ये आत्मा के पैरेलल में अब सुप्रीम कोर्ट की फैसले के बाद जब देश के कृषि मंत्री कल बैठेंगे तो क्या वो इस बात की दुहाई भी दे पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, आप उस फैसले को मान लीजिए? या वो कहेंगे नहीं, फिर बताइए आपको कहां कहां मुश्किल है और क्या क्या मुश्किल है, हम उसका निदान करेंगे।
दरअसल ये बड़ी लकीर जो इस दौर में खींची जा रही है, उसका सच ये है कि इस दौर में राजनीतिक विचारधाराएं जो 1947 से लेकर आप अगर सफर पे निकलेंगे तो हो सकता है आपको 2014 तक बहुत चीजें नजर आए, अलग अलग राजनीतिक टकराव। लेकिन इस दौर के बाद इस देश के भीतर का सच यह है कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता में तमाम राजनीतिक दलों के जितनी बड़ी तादाद में नेता शामिल हुए और हर राज्य में शामिल हुए, चाहे वह सांसद हो या विधायक हो, चाहे वो जिले के प्रभारी हो, चाहे राज्यों की निगरानी करने वाले ताकतवर नेता हो। बंगाल में भी पीछे दिनों 6 बड़े नेता और लगभग 30 से ज्यादा जिले स्तर के कार्यकर्ता और 200 से ज्यादा छोटे कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। मैसेज ये नहीं है, मैसेज ये है कि राजनीतिक सत्ता ही हर किसी को कुछ ना कुछ दे सकती है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जब राजनीतिक सत्ता ही दे सकती है तो राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए जो भी हथकंडे हो सकते हैं, जो भी तरीके हो सकते हैं, जो भी हुनर हो सकता है, वह राजनीतिक सत्ता उसे जिएगी। और उसको जीने के दौरान जब सारे इंस्टीट्यूशन उस सत्ता को बनाए रखेंगे, इसलिए क्योंकि उन इंस्टीट्यूशंस की हेड करने वाले जो पदों के अनुसार लोग हैं वह भी जब सत्ता के अनुकूल हो जाएंगे तो क्या चीज बचेगी। यानी अब यह देश संस्थानों का नहीं है, यह देश अब संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्तता का नहीं है। अब यह देश धीरे धीरे तब्दील हो रहा है कि हर जगह पर एक पद जो सबसे ऊंचा होगा उस पद पर राजनीतिक सत्ता ही किसी को बैठाएगी। वो किसी भी तौर पे पद हो सकता है, वो सीबीआई डायरेक्टर का पद हो सकता है, वो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर हो सकता है, वो सीवीसी में उच्चतम पद हो सकता है, वो बैंकिंग सेवा में हो सकता है, वो रिजर्व बैंक में हो सकता है, वो नीति आयोग में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और धीरे धीरे इसका विस्तार संपादकों की नियुक्ति में भी जाएगा और धीरे धीरे क्या ये जजों की नियुक्ति तक भी जाएगा। इसका प्रयास तो राजनीतिक सत्ता ने किया था, लेकिन 2015 में बाकायदा जब सुप्रीम कोर्ट से विरोध हुआ तो चीजें खत्म हो गई कि राजनीतिक सत्ता सीधे तौर पर अब दखल नहीं दे पाएगा। लेकिन नए फैसले, नए तरीके क्या मैसेज देते हैं? ये मैसेज बहुत साफ दे रहे हैं कि इस देश के भीतर में हर चीज की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया जाए, किसी की भी कोई साख ना बचे। पहले राजनीतिक तौर पर देखा जाता था किसी नेता की साख ना बने तो उसको बदनाम कर दिया जाए। अब यह हर दृष्टि से हर जगह हो गया है और जो ताकतवर होगा, जिसके पास सत्ता होगी, उसका पहला प्रयास यही होगा कि हर किसी की साख खत्म कर दी जाए। इस दौर में मीडिया की साख खत्म हो गई। जब सबसे बड़ा आंदोलन इस देश में चल रहा है उस दौर में मीडिया मुंह छुपा रहा है, अपने हाथ में अपने माइक को पकड़ पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है जिस पर लिखा होता है कि वह किस चैनल से आया है। अखबारों में राइटअप्स लिखने की जगह मंत्रियों के राइटअप्स छपने लगे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के राइटअप छपने लगे हैं। यह परिस्थिति आ गई है और इन सब की व्याख्या करते करते सुप्रीम कोर्ट तो एक आस है इस देश के भीतर में, एक उम्मीद है, या कहें सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर संविधान है इस देश का। लेकिन संविधान की व्याख्या में जब संविधान की आत्मा को खत्म करके फैसले आएंगे तो उसका असर क्या होगा? उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। किसी सड़क चौराहे पर अगर सुप्रीम कोर्ट की टोपी उछाली जा रही हो, किसी सड़क चौराहे पर अगर संसद में पारित कानून की प्रतियां जलाई जा रही हो, तो वह सड़क चौराहा कोई बहुत दूर सुदूर का नहीं है, वो दिल्ली की सीमा के चारों तरफ बैठे हुए किसानों का ही है। यह इसलिए है क्योंकि जो किसानों का पर्व खेत खलियानों में मनता, वह लोहड़ी हो, बैसाखी हो, कोई भी पर्व हो अपने तौर पर, अगर उसे सड़क पर मनाया जाने लगे तो इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो नहीं सकती है। और शायद पहली बार इस देश के भीतर का सच यह हो चला है कि सारी उम्मीद और सारे आस नहीं, बल्कि सारा विरोध और सारा गुस्सा उस दिल्ली की तरफ जा रहा है जिसकी सड़कों पर बैरिकेड लगाकर रोका नहीं गया है, बल्कि खुद विरोध करने वाले आकर वहां पर रुक गए हैं। और इन सब के बीच जरा सिलसिलेवार तरीके से अब देखना शुरू कीजिए, क्या कोई नौकरशाह इस देश के भीतर में है ऐसा? एक दौर में आईसीएस होते थे, कई आईएएस भी अच्छे हुए हैं, लेकिन क्या आप कोई नाम ले सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, इसकी बातों में दम होगा, ये चीजों की व्याख्या करता है तो कैसे करेगा? इसका अंत विनोद राय के जरिए हुआ। इस देश के भीतर में विनोद राय जो सीएजी के
चीफ थे जब उन्होंने सीएजी को संभालते हुए इस देश के भीतर में कुछ घोटालों को उभारा और स्कैम को भाला, तो राजनीतिक तौर पर वो कैसे प्रभावित था ये अब नजर आता है, क्योंकि उस दौर में तमाम स्कैम्स को लेकर किसी को कोई सजा नहीं हुई। वो 2G भी होगा, कोयला भी होगा, आप जो भी कहिए। ब्यूरोक्रेसी खत्म हुई, मीडिया की भूमिका खत्म हुई। मीडिया को पहले मान लीजिए बड़ी तादाद में बजट का पैसा बढ़ाया गया, प्रचार प्रसार का दिया गया, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा अपंग हो गया तो आज तो उसकी जुबान पर कोई बोली नहीं है। इसी दौर में हमारा एजुकेशन खत्म हुआ, हमारा हेल्थ सेक्टर खत्म हुआ। इसी दौर में हम धीरे धीरे निर्भर सरकार के उस पैकेज और बजट पर आकर टिक गए, चाहे वो मिड डे मील की स्थिति हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट को मिलने वाला वेतन आयोग हो। दोनों की परिस्थिति एक सरीखी है, कोई अलग नहीं है। वो चाहे मीडिया के भीतर बैठा हुआ संपादक हो या इस देश के बड़े से बड़े अदालत के भीतर में बैठे हुए लोग जो हैं वह अपने तौर पर जिन फैसलों को दे रहे, दोनों के प्रति राय क्या है यह दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों के बीच जाकर आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसके मतलब क्या है? क्या यह देश 73 बरस में ही ढहने की स्थिति में आ रहा है, या यह देश नए सिरे से खुद को अब खड़ा करने की परिस्थिति में आ रहा है? ये क्या हो रहा है? क्योंकि इस देश में पहली बार इस देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से डिरेल्ड कर दिया गया है, उसका सबसे बड़ा सबूत इस देश के भीतर में वह बैंकिंग सर्विस है, जिस बैंकिंग सर्विस के भीतर में दुनिया के किसी भी बैंकिंग सर्विस से ज्यादा खोखलापन आ गया है। क्योंकि आरबीआई का ही डाटा बता रहा है कि इस देश में जो सार्वजनिक बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उनका एनपीए 17% से भी पार कर जाएगा। यह मैसेज क्या है? 100 रुपए में 17 रुपए कोई ले उड़ा और उसको पकड़ने वाला कोई नहीं, और वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। 2 रुपए से शुरू हुआ था, 2.5 रुपए तक आया, उसके बाद बढ़ते हुए 5 रुपए तक, 10 रुपए तक, 15, और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते 17% तक, यानी 17 रुपए भी गायब हो गए। यह स्थिति इस देश के भीतर में आ गई तो जनता अपनी उम्मीद, अपने मेहनत, अपने पसीने को लेकर भी इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता को ही सहलाए तो ही जिंदा रहेगी क्या? एक ऐसी स्थिति आ गई है। क्योंकि ऐसा देश में कभी इससे पहले किसी फैसले में नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्देश तय किए और उसके बाद फिर वही मंत्री बैठ रहे हैं जिस मंत्री के साथ कोई संवाद, सिर्फ संवाद भर की परिस्थिति थी। इसका मतलब है कि क्या एक ऐसी परिस्थिति इस देश में धीरे धीरे खड़ी की जा रही है कि वाकई क्रेडिबिलिटी किसी की ना बचे। वो नौकरशाह हो, वो चाहे संपादक हो, मीडिया पर्सन हो, चाहे जजेस क्यों ना हो, कोई भी हो, यानी सियासत का ये एक ऐसा चेहरा है जो इससे पहले राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए वैचारिक टकराव को पैदा करती थी, लेकिन पहली बार देश को ही कमजोर करके इस देश को राजनीतिक सत्ता के भरोसे पर टिकाकर चीजों को डेवलप करने की स्थिति में आ रहे हैं। क्या इस देश में लगातार जो चीजें हम लोग जिक्र करते रहे कि अच्छा पब्लिक सेक्टर को सेल कर दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन अगर हम बजट को देखना शुरू करें स्थिति इतनी नाजुक हो जाएगी। इस बार के बजट में हो सकता है लिखित इसका भी दर्ज ना किया जाए कि कितनी रकम किस मद में दी जाएगी। ये एक नया दौर है, एक नई परिस्थिति है। सरकार जैसे मन चाहेगी वैसे चीजों को रखेगी, क्योंकि फैक्ट है 2018-19 में जो डिसइन्वेस्टमेंट था पूरा नहीं हो पाया, 2019-20 का जो टारगेट था वह भी पूरा नहीं हो पाया, 2020-21 का जो टारगेट था वह भी पूरा नहीं हो पाया, और नहीं पूरा होने की स्थिति में मौजूदा डिसइन्वेस्टमेंट 2,10,000 का डिसइन्वेस्टमेंट होना था, हुआ कितना? सिर्फ 8%, यानी लगभग 18,000 का डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये बजट का पैसा जो कहां से आएगा और कहां जाएगा इसकी जानकारी भी अगर जनता को नहीं दी जाए, जो फैसले हो रहे हैं वो फैसले निराधार मान लिए जाएं, और जो प्रचार हो रहा है उस प्रचार को अंतिम सत्य मान लिया जाए, क्या देश की एक ऐसी स्थिति आ गई है? हमें लगता है कि कल की बैठक शायद भारत के इतिहास में एक अनूठी बैठक होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कमेटी में भी एक शख्स इसलिए छोड़ देता है, ये कहते हुए छोड़ता है कि मैं किसानों के साथ हूं, मैं एग्रीकल्चर के साथ हूं, लेकिन मैं इस कमेटी में नहीं रहूंगा। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की भी साख कहां गई? यह एक ऐसी परिस्थिति है जो इससे पहले कभी भारत में नजर नहीं आई।
हमें लगता है कि शायद ये संकट काल तो नहीं है। एक छोटी लकीर के पैरेलल में जब आप बड़ी लकीर खींचने लगते हैं और छोटी लकीर पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये बड़ी लकीर धीरे धीरे बड़ी होते होते क्या कुछ अपने भीतर समेट लेगी। यह एक संकेत की भाषा आज आपको बता रहे हैं कि यह मोटी सी लकीर है और हर बार एक और बड़ी लकीर खींची जा रही है, लेकिन पहली बार उसके दायरे में अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ गए हैं जिसकी साख खत्म हो गई है तो फिर यह हैरानी की बात नहीं है। यह सिर्फ संकट के शब्द नहीं है, ये आने वाले भारत की वह अनुगुंज है जिसे ना तो आज़ादी के संघर्ष के दौर किसी ने सपने ऐसे देखे थे, न नए भारत को गढ़ने की दिशा में बढ़ते कदम के किसी भी सियासत ने इस दिशा में कभी सोचा होगा, कभी नहीं सोचा होगा। कल आपसे मिलेंगे। हमें लगता है कि जब बातचीत होगी उसके बाद वो तमाम कच्चा चिट्ठा रखने की कोशिश करेंगे जिससे आप समझ पाएं कि दरअसल इस देश का अनूठा सच हर एक लकीर के समानांतर खींची जाने वाली एक दूसरी लकीर को कहां ले जाएगा और कहां तक हम जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।